Hello students, welcome back to my channel. Today we learn about how federalism practiced. Last part में मैंने आपको बताया था what is federalism, why it is important. अभी हम ये देखेंगे कि how federalism practiced. चलो let's start. Federalism means sharing of power between different levels of government. I already told you. फेडरलिज्म मीन्स को पावर को शेयर करना है गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल्स पे. इन इंडिया फेडरलिज्म इज प्रैक्टिसाइज्ड थ्रू फेडरलिज्म इज प्रैक्टिसाइज्ड थ्रू लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब दीज आर दी थ्री वेज जिसके थ्रू हम पावर को शेयर कर रहे हैं और एक कंट्री स्मूथली रन कर रहा है. किसके थ्रू? इसके थ्रू. ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं. लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है? States in India were formed on basis of language to make administrations easier. अभी इंडिया है, we have so many states. तो एक स्टेट स्मूथली कैसे रन करे उसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आए हैं ताकि वहाँ की जो प्रॉब्लम है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन इजीली सॉल्व कर सके. ठीक है, लाइक तमिलनाडु में तमिल स्पीक्स रखा है उन्होंने कि तमिलनाडु में जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वहाँ पे जो तमिल लैंग्वेज का ही यूज करते हैं उन्हीं को रखा गया है. और क्या बोलते हैं, गुजराती में गुजरातियों को रखा गया है जो गुजराती लैंग्वेजेस का यूज करते हैं. ठीक है, ताकि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क उनको समझ सके, गुजराती पीपल को समझ सके कि उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो उन्हीं के लोग समझ सकते हैं. तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लिंग्विस्टिक के बेस पे स्टेट्स को डिवाइड किया और स्टेट्स में पावर्स को डिवाइड किया गया. रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया यूनिटी इंक्रीज हुई, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हुआ और पीपल फेल्ट रिस्पेक्ट. उन्हें रिस्पेक्ट फील हुआ, यूनिटी इंक्रीज हुई. ये सारी चीजें क्यों की जा रही है? ये सारी चीजें इसलिए ही की जा रही है ताकि इंडिया में यूनिटी को लेके आया जा सके और कॉन्फ्लिक्ट ना हो. इट्स ऑल अबाउट यूनिटी और कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना. बस आप ये चीज ध्यान रखना. ठीक है, आपको इजी रहेगा याद करने में. अगर हम देखेंगे लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज के बेस पे भी पावर्स को डिवाइड की जा रही थी, कॉन्फ्लिक्ट ना हो. अभी हम देखेंगे इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज. हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी जो इंडिया है उसका कोई एक कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पर हमारी कॉमन लैंग्वेज है हिंदी. ठीक है, कॉमन लैंग्वेज हिंदी है जिसके थ्रू हम दूसरे स्टेट्स के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं. इफ़ आई डोंट नो गुजराती तो मैं हिंदी में कम्युनिकेट कर सकती हूँ गुजराती पीपल्स के साथ, बिकॉज दे नो ऑलरेडी, मतलब दे ऑल्सो नो हिंदी. तो अगर उनको मेरी लैंग्वेज नहीं आती है तो वो मेरे से कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे ताकि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में ईजी हो. ठीक है, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम दूसरे स्टेट्स के साथ भी कम्युनिकेट कर पाते हैं. ठीक है, बट मैनी अदर लैंग्वेजेस आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज. लेकिन और भी लैंग्वेजेस हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है. कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस. अब उन्होंने 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है. आप सर्च करेंगे कि वो 22 लैंग्वेजेस क्या है जिसको जो है गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है. दिस हेल्प टू मेंटेन यूनिटी. अब ये काम भी क्या कर रहा है? ये काम भी यूनिटी को मेंटेन करने का कर रहा है. इट्स ऑल अबाउट टू मेंटेन यूनिटी. आपको ये ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि यूनिटी को मेंटेन करने के लिए पावर्स को डिवाइड किया गया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसी के भी साथ, किसी को भी ऐसा डिसरिस्पेक्ट फील ना हो. इट्स ऑल अबाउट यूनिटी. ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे. सेंट्रल स्टेट रिलेशन. अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम दूसरी कंट्री के साथ भी रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो. लेकिन इंडिया में भी डिफरेंट स्टेट्स हैं. अभी उनके साथ भी हमें कोऑर्डिनेट करना है बिकॉज अलग अलग लैंग्वेजेस हैं एंड वी डोंट नो कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है. तो उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने उन्हीं की लैंग्वेज के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में पावर्स दिया. ठीक है, तो अभी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस क्या है? ठीक है, The Constitution divide power between central government, state government, local government. We already know that कि Constitution ने power को divide किया था इन तीनों में, central, state और local government. Subject are divided into, और उन्होंने subject को किस में divide किया था? Union list, state list और co-current list. ये दो लिस्ट हैं जिसके थ्रू जिसमें powers को divide की गई थी. अभी हम इनके बारे में जानेंगे क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट पार्ट में बताया हुआ है. ठीक है, अभी हम इसके बारे में जानेंगे. यूनियन लिस्ट. ठीक है, यूनियन लिस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल सब्जेक्ट कम अंडर यूनियन लिस्ट. अभी जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो किसके अंडर आते हैं? वो यूनियन लिस्ट में आते हैं. एग्जांपल के लिए डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया या करेंसी हो गई. वी ऑलरेडी नो दैट यूनियन लिस्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? सेंट्रल स्टेट से. सेंट्रल स्टेट कौन है? जिसके पास मोस्ट ऑफ द पावर्स होती हैं, जो एक कंट्री को रन करता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है, जिसको हम यूनियन लिस्ट से डिनोट करते हैं. ठीक है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑफ दीज सब्जेक्ट. ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट. सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन सब्जेक्ट पे लॉ को क्रिएट कर सकती है. ठीक है,
स्टेट गवर्नमेंट हैंडल लोकल स्टेट मैटर्स। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है, हम ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि वो क्या कर रही है, वो लोकल मैटर्स को हैंडल कर रही है, ठीक है। ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ हेयर। सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट है सिर्फ लॉ बना सकती है, इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अगर वो इंपॉर्टेंट लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, या येस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अब अभी हम आगे देखते हैं कि कोकरेंट लिस्ट क्या होता है। कोकरेंट लिस्ट होता है जिसमें बोथ सेंट्रल एंड स्टेट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट। अभी कोकरेंट लिस्ट होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज को पास कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मैरिज, मतलब ये जो तीन चीजें आप देख रहे हैं, इस पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है, ठीक है। बट इफ कॉन्फ्लिक्ट हैपन, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? प्रायोरिटी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दी जाती है, बिकॉज वो सबसे अपर लेवल पे है। तो अगर उसने मना कर दिया, उसको अगर स्टेट गवर्नमेंट की ये लॉ नहीं है, सही लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, तो प्रायोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, व्हाट्स दैट मीन? इसका क्या मतलब है? इट मीन्स ट्रांसफरिंग पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट। अभी क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो उसमें जो पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लोकल गवर्नमेंट को भी शेयर की जा रही है। इससे क्या होता है? इससे ये हो रहा है सो दैट एट द पीपल एट द लोकल लेवल कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन। मतलब जो लोकल पीपल है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके कि या दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये रॉन्ग है या राइट है। पावर का मिसयूज ना हो, ठीक है। लेवल्स डिवाइड ही क्यों किया गया था? आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, ताकि पावर को कोई मिसयूज ना कर सके और कोई एक पर्सन से लेके किसी को हार्म ना कर सके। इसने पावर को शेयर की जा रही है, ठीक है। सो पार्टिसिपेट इन डिसीजंस मेकिंग, ठीक है, ताकि वो भी डिसीजंस मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। इट मीन्स गिविंग पावर टू द विलेजेस एंड द सिटीज टू मैनेज देयर ओन लोकल अफेयर्स। इसका मतलब ये है कि लोकल पीपल को भी उनको पावर दी गई ताकि वो अपने लेवल पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए विलेज और पंचायत, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पंचायत और विलेज, ठीक है। सिटीज में कौन आ गई? सिटीज में आ गई म्युनिसिपल पार्टीज। दिस हेल्प पीपल सॉल्व द प्रॉब्लम्स मोर एफिशिएंटली। मतलब कि ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि ये अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सके, ठीक है। अभी हम आके देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म। ये लास्ट चीज है, इसके थ्रू मैं आपको बस यही बताना चाह रही हूँ कि फेडरलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और ये कितना हेल्पफुल था हमारे लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। इसने हमारे कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया। जब पावर डिवाइड हुई अलग अलग लेवल पे, डिफरेंट लेवल पे, और कोई भी किसी भी पावर का मिसयूज नहीं कर पा रहा है, और अगर कोई कुछ करना भी चाह रहा है तो दूसरी पार्टी है उसको डिफेंस में करने के लिए कि नहीं ये रॉन्ग है, इसको ये चेंज करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, लोकल लेवल पे है, ठीक है। जब ये तीनों लेवल पे गवर्नमेंट है और सबको अपनी अपनी एक पावर दी गई है, तो ये क्यों किया जा रहा है? ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए, ठीक है। इंक्रीज यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। सबकी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। तो सबकी लैंग्वेज अपनी है, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना आए कि नहीं हमारी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, किसी को भी ऐसा ना लगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए पावर्स लेके आए। गिव इक्वल इंपॉर्टेंट टू द ऑल रीजन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको इक्वल इंपॉर्टेंट दिया, सभी रीजन्स को, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, आपकी जो भी लैंग्वेज है या मेरी जो भी लैंग्वेज है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस फील हो। इसके लिए उन्होंने फेडरलिज्म लेके आए। और इम्प्रूव्स एडमिनिस्ट्रेशन वर्क स्मूथली रन करे, इसके लिए भी उन्होंने पावर्स को डिवाइड किया था। लोकल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तीनों लेवल पे पावर्स को डिवाइड किया था, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर आपको जल्द ही अपलोड किया जाएगा। थैंक यू फॉर दैट।